तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने यही स्पेस लिया था, लेकिन तब नॉर्म अलग लिया था। अब ये स्पेस तो अभी अभी भी वही है, लेकिन नॉर्म थोड़ा डिफरेंट ले लिया है। मेरे ख्याल से मैंने इसे एज ए नॉर्म प्रूफ भी नहीं किया है, तो पहले ये नॉर्म है यही साबित कर लेते हैं। इसको हम दो तीन स्टेप में तोड़ते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि इसका आंसर इतना खतरनाक आता है। अपने आप में खतरनाक इन द सेंस, मतलब लोग सीक्वेंस ऐसे भी सोच सकते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, शायद ये एनफ्लो ने किया था। एनफ्लो मैथमेटिशियन थे, और ये 1974 के आसपास का प्रूफ है, बहुत बाद का, जबकि फंक्शनल बहुत पहले से डेवलप हो गई है ब्रांच। इस नॉर्म के साथ ये इनकम्प्लीट आएगा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं। इस नॉर्म के साथ ये स्पेस इनकम्प्लीट आएगा, जबकि जो मैक्सिमम वाला था उसके साथ ये कंप्लीट आया था। तो जब आप इसका तरीका देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि लोग कितने जबरदस्त तरीके से सोचते हैं। मतलब जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, मैं हैरान था कि प्रूफ तो बहुत देखे, ऐसा भी होता है क्या। आपको भी शायद ऐसी खुशी मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग इसको स्टेप वन कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें नॉर्म या तो मैंने पहले किया होता, किया नहीं है ना ये। इट इज ए नॉर्म। चलिए, पहला। अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी, नॉर्म मॉड के साथ एफ एक्स का मॉड। अब ठीक है, क्योंकि बच्चों एफ एक्स तो कहीं भी आ सकता है। मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब समझिए, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया है। ये सपोज एफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एफ एक्स का मॉड का मतलब समझ में आता है, जो पोर्शन नीचे है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये छोटा ऐसे, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये पूरी तरह ऊपर ही रहेगा, तो ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में जब जोड़ेंगे तो वो नॉन नेगेटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझा पाया। तो मॉड यस ऑफ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है हमेशा। तो अगर मॉड एफ एक्स्ट्रा, अब इंटीग्रेशन करें ए टू बी, तो वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव आएगा। तो इससे क्या साबित हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ इज ग्रेटर देन। सेकेंड। नॉर्म एफ जीरो करके देखिए। इसका मतलब है पूरा जो इंटीग्रेशन है, मॉड एफ एक्स डी एक्स, वही जीरो है। अगर बच्चों ये वाली सिचुएशन है नीचे वाली, और पूरा इंटीग्रेशन जीरो है, तो आप मानेंगे ना कि मॉड एफ एक्स ही जीरो होगा, क्योंकि इसमें तो सारा नॉन नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव लेते हो आप मॉड एफ एक्स को, तो फिर इंटीग्रेशन जीरो कैसे आ गया। भाई ऊपर वाले में तो कुछ हिस्सा प्लस कुछ हिस्सा नीचे है तो माइनस, वो तो ठीक है, प्लस माइनस जीरो आ सकता है। लेकिन जब कर्व हमेशा ही ऊपर है, तब इंटीग्रेशन जीरो आने का क्या मतलब है। तो यही आएगा, और मॉड एफ एक्स जीरो है तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा। और अगर एफ एक्स ही जीरो है हर पॉइंट पे, तो आप यही कहेंगे ना कि एफ जीरो है। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दीजिए। तो ये भी ट्रिवियल चीज है। तीसरा, सी ऑफ एफ याद होगा आपको, ये नॉ, क्या आ जाएगा, ए टू बी सी एफ एक्स मॉड। मॉड ऑफ सी बाहर आ जाएगा, ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स टी एक्स। तो मॉड ऑफ सी तो ठीक है, ये नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगा बाय डेफिनेशन। और चौथा,
एफ प्लस एट और मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, इसका नॉर्म। तो ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ये अलग अलग करेंगे तो ये तो जानते हैं मेरे ख्याल से आप लोग, मॉड एफ एक्स प्लस ए टू बी मॉड जी एक्स। तो पहला नॉर्म ऑफ एफ है, तो दूसरा नॉर्म ऑफ जी। तो एफ प्लस जी कंबाइंड नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। तो पहला पार्ट हो गया कि साहब ये नॉर्म तो है, बिल्कुल इस नॉर्म के हिसाब से जो डिफाइन है, मतलब जो चीज डिफाइन थी वो नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब स्टेप टू में आ, ये नॉर्म होगा तो हम मीट्रिक क्या होगा फिर? नो, डी ऑफ एफ कॉमा जी क्या हो जाएगा बच्चों? ए टू बी, पहले वैसे लिख लो यार, नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी, तो ये आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स माइनस सी एक्स मॉड डी एक्स। तो बेसिकली दो कर्व के बीच का जो एरिया निकालते थे ना हम, जैसे जैसे तो उस टाइप का वो डिस्टेंस मान ली गई है। ये मीट्रिक है, ऐसा हमने पहले भी किया होगा, ये मीट्रिक है। आपकी इच्छा हो रही है करने की तो मीट्रिक को प्रूव कर लीजिए कि ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाइड है। ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी आपने श्रोएडर बर्नस्टीन थ्योरम पढ़ी है? मैंने यूट्यूब पे पढ़ा भी रखा है, देखिएगा। कोई भी दो क्लोज इंटरवल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाइजेक्टिव में डिफाइन किया जा सकता है। 801 ले लिया मैंने, श्रोएडर बर्नस्टीन थ्योरम, ये पढ़ा रखी है मैंने। लंबा लेक्चर होगा इसका, क्योंकि ये थ्योरम 1.5 घंटे से ऊपर ही लेती है टाइम। लेकिन इसमें प्रूफ इस टाइप की चीजें आती है फिर। अगर आपको मिल गया देखिएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वो कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में लेक्चर दिया होगा तब रहा होगा, मतलब वैसी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। तो दो क्लोज इंटरवल एक ही जैसे हैं, तो फिर बेहतर है कि जो हम ये ले रहे हैं ना उसको एक फिक्स कर दो। मैं ऐसा लेना चाह रहा हूँ इसको, ये दोनों एक ही बात है। क्लोज इंटरवल 0 1, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम एक क्रॉसिस सीक्वेंस ले रहे हैं। स्टेप 2 कर लें यहाँ पर। नाउ वी टेक a crosses sequence in close interval 0 1, स्ट्रिप सी ओवर क्लोज इंटरवल 0 1 में एक क्रॉसिस सीक्वेंस लेके चलते हैं, और हम ये दिखाएंगे कि वो इसी के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो पाता है या नहीं। तो वैसे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये होना बड़ा मुश्किल है। तो सीक्वेंस कैसा लिया है बच्चों, जरा वो देखिएगा। जिस आदमी ने लिया उसको जीनियस रहा होगा। अब देखिएगा, ये 0, ये 1, तो इतनी दूरी पर लटो, यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। तो फंक्शन जो होगा वो 0 से हाफ तक तो 0 ही चलेगा। हाफ से लेकर कहीं पर आगे 1 की सीध में चलूंगा तो यहाँ ये 1 वाला हाफ वाला पॉइंट। तो इरविन क्रेजिट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये मिलेगा, और जबरदस्त एग्जाम्पल है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, यहाँ पर ये 1 की सीध में आ रहा होगा, 1 से। ठीक है,
तो इसको मैं मान ले रहा हूँ कोई पॉइंट ए एम सफिक्स में, यहाँ से यहाँ के बीच में ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैं ड्रॉ नहीं भी कर पाऊंगा स्ट्रेट लाइन, तो आप समझिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये फंक्शन ऐसा है, हाफ से ए एम के बीच में, और यहाँ से फिर ये वन की तरफ जा रहा है सीधे। तो ये कैसा सीक्वेंस है देखिएगा, इसकी जो जनरल टर्म है एफ एन टी, तो जीरो है अगर जो टी है वो जीरो से हाफ के बीच में है, वहां तक ये जीरो है। और एफ एन टी की वैल्यू वन होगी अगर टी ए एम से वन के बीच है। ए एम से वन के बीच में भी ग्राफ वन पे दे रहा है, लेकिन हाफ से ए एम के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख ही रहे हैं उसको। ठीक है ना, ये है। नाउ वी टेक यार, पहले ये क्रॉसी है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा, क्रॉसी हमने कह तो दिया, सॉरी। नाउ वी टेक अ सीक्वेंस इन दिस। तो यहां पर अब आप दिखाते हैं, वी शो दैट इट इज अ क्रॉसी सीक्वेंस। तो ये बच्चों क्रॉसी सीक्वेंस है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए दो सीक्वेंस लेने पड़ेंगे अब ऐसे। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, आप लोग यहां तक समझ में तो आ ही रहा होगा ना। हेलो। Yes. ठीक, चलो मैं पहले डायग्राम बना लूँ बच्चों अब। हमारे पास ये मान लेते हैं हाफ है, और इतना हाफ होगा तो इतना वन होगा। यहाँ वन ये ले लिया, ऐसा है। ठीक है, तो हाफ से आगे मैं दो नंबर ले रहा हूँ, जरा सा ध्यान से देखिएगा। एक को मैं ए एम कह देता हूँ, एक को ए एन। अब ये है, तो ए एन तो वाला तो ये आएगा। तो जो सीक्वेंस होगा, ध्यान से देखिएगा, एक तो ए एम वाले पे जाएगा, हाफ से ए एम, तो वो ये है हाफ से ए एम। फिर आगे को ऐसे ही जाएगा। दूसरा हाफ से ए एन, कलर बदल दो, दूसरा ऐसे, ये आ गया। तो ये जो है ये एफ एम है, ए एम वाला, और ये एफ एन है, ये सीक्वेंस है। अगर मैं एम को एन से बड़ा ले रहा हूं, तो वन अपॉन एम लेस देन वन अपॉन एन होगा। एक मिनट पीछे जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, देखिएगा। ए एम कैसे डिफाइन किया था यहाँ पर? ए एम जो है वो है हाफ प्लस वन अपॉन एम, एम वन से बड़ा है। इसे देखिए, ए एम ऐसे डिफाइन है, तो जितना आप एम बढ़ाएंगे वन अपॉन एम कम होता जाएगा, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, तो ए एम छोटा होता जाएगा। डिफाइन करने का तरीका देखिएगा, हाफ तो है ही, तो ए एम जो है, क्योंकि ए एम हाफ से 1 के बीच है, तो ये एक
मतलब वो जीनियस था यहाँ पर, आप सोचिएगा, उस इंसान ने कुछ अलग ही सोच रखा है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर रहा होगा। आज सिलेबस में है, आज सारे बच्चे पढ़ते हैं दुनिया में इसको, आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं। अब इस हिसाब से एम ये है, तो ये हाफ है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी आई होगी? 1/m, ये वाली। Yes. तो फिर अगले में यहां से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1/m। 1/n. तो यहां से यहां तक की दूरी 1/n। 1/n. हम्म। तो 1/m जो है वो लेस देन है 1/m, तो हाफ प्लस 1/m लेस देन, दोनों साइड हाफ प्लस 1/n, तो ये हो जाएगा am लेस देन an, ऐसा। तो वो दिख भी रहा है, नंबर लाइन में am लेफ्ट में है, an राइट साइड में। ठीक है, हमने सीक्वेंस जो लिया है वो देखिए। अब सीक्वेंस के बीच की दूरी देख लेते हैं। नाउ फॉर m greater than n, डिस्टेंस बिटवीन fn एंड fn, हम ये निकालते हैं। तो हमने जो नॉर्म डिफाइन किया उस हिसाब से ये हो जाएगा 0 to 1 fmx माइनस fnx मॉड dx। अब बच्चों जरा डायग्राम देखिए, क्या दोनों के बीच जीरो से हाफ में कोई डिफरेंस है? अरे जीरो से हाफ तक तो दोनों ही जीरो होंगे ना, सीक्वेंस ही ऐसा Yes. डिफाइन है, हर एलिमेंट जीरो है। तो अब अगर मैं Yes. जीरो जीरो से 1 को जीरो से हाफ करूं, प्लस हाफ से आगे कौन सा हुआ, ए एन है ना, ए एन तक करूं, और थोड़ा दूरी पर लास्ट में ए एन से 1 तक करूं, तो आप मुझे बताइए पहला और तीसरा जीरो आएंगे या नहीं? क्योंकि जीरो से हाफ में एफ एम और एफ एन के बीच कोई अंतर ही नहीं है, और ए एन से आगे को भी लास्ट में मैं टिक कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, इस जोन में कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं। Yes, sir. अब जो अंतर आया, जो डिफरेंस आया, वो हाफ से ए एन के बीच में है, एक बार लिखना पड़ेगा, एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स मॉड टी एक्स। तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो दोनों के कर्व के बीच का जो अंतर है, क्या वो, अब मैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये है, क्या ये वाला एरिया आया या नीचे वाला आएगा? दोनों कर्व के बीच का यही आएगा। एफ एम एक्स और एफ एन एक्स के बीच का अंतर, दोनों कर्व के बीच का, भाई एरिया का मतलब होता है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो एफ एम एक्स और एक्स एक्सिस, एफ एन एक्स और एक्स एक्सिस घटाओगे तो क्या बचेगा? बीच वाला। आप समझ पाए इसको? Yes, sir. क्या मैं इसको लिख देता हूँ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? तो ये तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा बच्चों, बेस बीसी, और हाइट कितनी लोगे? हाइट तो 1 है, बी का भी सेम पॉइंट है, एक्स एक्सिस से सी भी 1 यूनिट पर है ऊपर, यहाँ पर 1 लिखना था ना, पीछे वाले में तो लिखा था से। तो ये हाफ बीसी, अब बीसी कितना हुआ? अरे भाई बीसी कितना हुआ? ए एन माइनस, AM minus AN. तो ये आपके पास ए एम ए एन ये है, जरा देखिए, ये ऊपर मैंने डबल टिक कर दिए। हम्म। तो हाफ ए एम का मतलब
नहीं, ए एन का मतलब हाफ प्लस Half plus एन 1 by माइनस हाफ प्लस 1/n। half plus तो कितना आ जाएगा ये? हाफ तो बाहर है ही, 1/n माइनस 1/m। तो मैं अगले पेज में करता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन एफ एम और एफ एन, इनके बीच की दूरी जो आ रही है वो आ रही है हाफ 1/n माइनस 1/m। आप इनइक्वलिटी लगाएंगे, हाफ तो ठीक है, इससे बड़ा लिखना हो तो दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव लेते हुए इनइक्वलिटी से। ये एप्सिलॉन से कम कब होगा, देखते हैं कब होगा। तो डी ऑफ एफ एम एफ एन, क्योंकि एम एन नेचुरल नंबर की तरह है तो लेस देन इक्वल टू, इससे 1/2n प्लस 1/2m, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब दोनों को आधा आधा किया जा सकता है, व्हेन 1/2n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड 1/2m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो और यहां से हो जाएगा कि n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन एंड m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अगर इससे बड़ा लेते हैं n और m को, तो फिर d ऑफ एफ एम एफ एन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, we have d of fm fn less than epsilon for every mn greater than equal to n, जहां पर n किसको मान रहा हूं मैं, n 1/एप्सिलॉन से बड़ा ले लो कोई, उससे आगे के लिए कह दो। तो बच्चों बताइए, अब क्रॉसी अगर आपने पढ़ा है तो इससे क्या साबित हुआ, एफ एम इज अ क्रॉसी। अब क्या दिखाना है, स्टेप 2 पूरा हो गया, क्रॉसी भी हो गया। अब क्या रह गया, completeness. अब असली खेल तो अब रहा है, कंप्लीटनेस पे हम लोग बातचीत करते हैं, कंप्लीट है या नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कि ये कंप्लीट है, और लेट दिस इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू गिवन नॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट है तो, हाँ तो हम मान लेते हैं ये गिवन नॉर्म के हिसाब से कंप्लीट है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि जो ये सीक्वेंस है, एफ एम है या एफ एन है, जो भी है, कोई भी लोगे एक ही बात है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना, कन्वर्जेंट इन दिस। ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट, हम बाद में दिखाएंगे कि ये हमारा एज्यूमशन गलत हो गया है। मान लेते हैं ये एफ पे कन्वर्ट्स करता है, तो एफ कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो ऐसा होगा ही, ये हम जानते हैं। अब जरा देखिए तो, डिस्टेंस बिटवीन एफ एम एंड एफ हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 0 to 1 एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स मॉड डी एक्स। सबसे जीरो से इसको कहाँ तोड़ सकते हैं, जीरो से हाफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाफ से एम कर लीजिए और फिर एम से 1 तक कर लीजिए, तीन हिस्सों में तोड़ लीजिए इसको।
मॉड ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स टी एक्स। अरे भाई ऐसा कर सकते हैं, देखो। तो पहले वाले में जीरो से हाफ में एफ एम एक्स कितना था, याद है आपको? जीरो। जीरो प्लस हाफ से लेकर ए एम तक में तो यही रहेगा, एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स। लास्ट में ए एम से वन, ये वन हो गया था ना, ऊपर वन पे गया था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एम एंड, अगर मैं एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तो ए एम कहां को जाएगा बच्चों? अरे यार, ए एम कितना था? हाफ प्लस, हाफ वन बाई एम। तो फिर ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू की ओर। और उस समय एफ एम कहाँ को जाएगा? एम इन्फिनिटी जाएगा, तो ये आपने माना ऊपर। अरे भाई ऐसा होगा नहीं, एफ एम कहाँ को चले जाएगा? एफ। तो फिर अब ये बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे आप? जीरो मॉड एफ एक्स टी एक्स। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? हम इसको ऐसा लिखेंगे, अगर एम इन्फिनिटी जाएगा तो ए एम कहाँ को जाएगा, वन बाई टू। तो ये वाला इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाएंगी या नहीं, देखिए यस सर। तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। अच्छा बच्चों, ये दोनों ही चीजें, दोनों जो टर्म आई हैं, मैं यहीं पर कोशिश करता हूं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये समझ रहे हैं आप लोग? ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है मॉड है। और दोनों का सम जीरो आ रहा है, तो हर एक को जीरो होना पड़ेगा या नहीं? यस सर। यस। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहला जीरो होगा तो वो क्या बताएगा आपको, मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो जीरो हो रहा है, जीरो। एक्स बिलोंग्स टू, हाँ एक्स कहाँ से कहाँ? जीरो वन। जीरो से हाफ, नहीं पहले में जीरो से हाफ ना। और दूसरा मॉड ऑफ वन माइनस एफ एक्स जीरो है, उसमें एक्स कहाँ है, हाफ से वन। वन। तो बिना मॉड के भी दोनों चीजें जीरो आएंगी, तो पहला आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो से हाफ, और दूसरे में एफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स हाफ से वन। तो जो एफ है, इससे क्या साबित हुआ, एफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? कहाँ पर? वन बाई टू पे। तो इसका मतलब तो एफ इसमें नहीं हो सकता, फिर इसमें कैसे हो जाएगा? यस सर। तो हमारा एज्यूमशन क्या था? आवर इनिशियल एज्यूमशन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूमशन था, इसको कंप्लीट मान लिया था? यस सर। यस सर। सो दिस इज नॉट कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म। जो भी नॉर्म हमारा है, कौन सा था नॉर्म ऑफ एफ टू जीरो टू वन मॉड एफ एक्स।
या इंटरवल कोई भी ले लो, क्या फर्क। इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में, यही था ना नॉर्म हमारा, Yes, इस sir. नॉर्म के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन कंटिन्यू, ये नॉर्म, ये स्पेस इनकम्प्लीट है। बच्चों 1 मिनट में सारी चीजें कहना चाहूंगा, इधर देखिएगा। 8 नॉर्म लिया, तो पहला काम तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं, नॉर्म प्रूव किया, वो एज यूजुअल हो गया। दूसरे में जो सीक्वेंस हमने एज्यूम किया है वो बहुत जबरदस्त चीज है, आप उसको गौर कीजिए, सीक्वेंस को कितना शानदार लिया है उसने। 0 से हाफ तक तो 0 ही है, और एम से आगे 1 है, बीच में वेरी कर रहे हैं, और एम कैसे ले रखा है, वो हाफ से थोड़ा ज्यादा है, am+1/m ले लिया उसने। अब हमने दिखाया कि भाई ये सीक्वेंस प्रोसेस सीक्वेंस है। कैसे दिखाया, कोई दो सीक्वेंस ले लिए, वो भी ज्योमेट्रिकल, देखिए कितना सुंदर है, और D(f(m)(f(n) निकाला, वो बाकी कैलकुलेशन है, और ये प्रूफ हो गया क्रॉस सीक्वेंस। अब कंप्लीटनेस थी, हमने मान लिया कि ये कंप्लीट है, और ये किसी पॉइंट F पे कन्वर्ज कर रहा है। और कंप्लीट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तभी तो जो पॉइंट है वो भी कंटिन्यूअस तभी तो आएगा। और जब हमने ये दिखाया तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो इसका मतलब है कि अ, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीक्वेंस तो कंटिन्यूअस फंक्शंस का था, और लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो ये समझना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये सब। Yes, sir. ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बना के स्पेस की जो ज्योमेट्री है वो बहुत जबरदस्त है, धीरे धीरे। तो प्लीज आप मेंटेन जरूर करिएगा इन चीजों को, तभी इंजॉय भी कर पाएंगे आगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ओपन बॉल से आगे शुरू करेंगे, बना के स्पेस की ज्योमेट्री पे बाकी काम।